हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार पटेल, एबीओ रायगढ़। फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रबंध क्या है और शैक्षिक प्रबंध का क्या अर्थ है, उसका क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है शिक्षा जगत में। तो चलिए चलते हैं हम घोटुल कोचिंग के माध्यम से। प्रबंध क्या है? प्रबंध को अर्थ देखने के लिए देखिएगा, दो दृष्टिकोण हैं जिसपे हम सीखेंगे। वो दो दृष्टिकोण है, एक है आपका संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा है आपका व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण पहले हम देखते हैं कि प्रबंध का क्या है। हम किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की कला को प्रबंध कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की कला को प्रबंध कहते हैं। इसके दो अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ है और दूसरा है व्यापक अर्थ है। संकुचित अर्थ में देखो, इसमें क्या होगा, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। प्रबंध क्या है? संकुचित अर्थ में प्रबंध क्या है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराता है उसे प्रबंधक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रबंधक कहते हैं। ये एक का यहाँ होगा, है ना, कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा रहा है वो क्या है? आपका प्रबंधक है, मैनेजर है, जो मैनेजमेंट का काम करता है। जो वो क्या है? जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा रहा है वो मैनेजर है। ये संकुचित अर्थ में है। व्यापक अर्थ की बात करें हम तो इसमें देखते हैं हम, प्रबंध से आशय प्रबंध अधिकारियों के उस कार्य से होता है जिसमें व्यवसाय संबंधी आपका क्या है? जिसमें व्यवसाय संबंधी नियोजन, संगठन, समन्वय, संचालन, उत्प्रेरण मोटिवेशन की बात है, तथा नियंत्रण के सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, जिसके अंतर्गत अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने पर बल दिया जाता है। यानी कितना कुछ है इसमें। व्यापक दृष्टिकोण में मित्रों बहुत कुछ है, बहुत सारे अर्थ उसमें अपने आप में समाहित किया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रबंध से आशय अधिकारियों के द्वारा उस कार्य से होता है जिसमें व्यवसाय संबंधी यानी जो काम कर रहा है उससे संबंधित क्या हो जाएगा। एक है आपका नियोजन है, संगठन है, संचालन है, समन्वय है, उत्प्रेरण है, नियंत्रण है। और इन सभी सिद्धांतों के जितने हमने अभी बातें की, उसके सभी सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। उसमें वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उसके अंतर्गत अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने पर बल देता है, जो है आपका प्रबंध या प्रबंधन, जो व्यापक अर्थ की बात करें हम। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। ये प्रत्येक शब्दों के अपने अर्थ हैं, जिसमें नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, समन्वय है, प्रशासन है, उत्प्रेरण है, आपके संचालन है। ये सारे सभी के अर्थ हैं। आगे हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। परिभाषाएं देखते हैं दोस्तों। प्रबंध को लेकर क्या कुछ परिभाषाएं जो है लोगों ने प्रोफेसरों ने कहा है। तो विलियम लुईक के अनुसार देखते हैं, प्रबंध का आशय, यहाँ पर आप इसको ये करिएगा, प्रबंध शब्द जो तोड़ दीजिएगा। प्रबंध का आशय किसी संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। जैसे ये दो शब्द हैं आपके, एक है मानवीय और दूसरा है भौतिक। इन दोनों संसाधनों का क्या है? प्रभावपूर्ण उपयोग है। हमने दो मित्रों शैक्षिक प्रशासन के अर्थ और उसके महत्व में हमने पढ़ा था। उसमें एक प्रोफेसर एस.एन. मुखर्जी की परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संसाधनों की व्यवस्था से संबंधित है।
यानी क्या है, वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संसाधन, यानी वहां भी क्या आ रही है, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन की बात हो रही है जो शैक्षिक प्रशासन में। उसी तरह से ये परिभाषा विलियम लुईक ने भी जो प्रबंध के क्षेत्र में कहा है उन्होंने कि प्रबंध का आशय किसी संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। ठीक है, अगला है हेनरी फेयोल आपका यह है। हेनरी फेयोल ने क्या कहा है, प्रबंध पूर्व घोषणा यानी अनुमान, पूर्व घोषणा का, अनुमान का नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। वही बात आ गई, क्या बात आएगी जो हमने व्यापक अवधारणा में पढ़ा है, नियंत्रण करना, निर्देशन करना, संगठन करना, समन्वय करना, निर्देश देना, ये सारे जो है आपके हेनरी फेयोल ने बातें रखी हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है, प्रबंध क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसमें नियुक्त कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करना है कि उद्देश्य क्या हो, कम से कम लागत और अधिक कुशलता के साथ प्राप्त किए जा सके। देखिए, ये सभी उपरोक्त दो परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध वास्तव में क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। यानी कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे विद्यालय हमारा क्या है, संस्था है, उसके कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। उसी तरह से जो पूरा हमारा शैक्षिक प्रशासन है, उसके भी कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, उसमें जो नियुक्त कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, वो कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार नियोजित, यानी इस प्रकार से हम प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से समन्वित, यानी उनमें ऐसे समन्वय करते हैं कार्यों का कि वो प्रेरित हो, उनमें मोटिवेशन भी हम करते हैं तथा उनको नियंत्रित करके इस प्रकार करते हैं कि उद्देश्य की कम से कम लागत में, यानी मितव्ययितापूर्ण। ये जो कम से कम लागत जो शब्द है, इसके लिए प्रशासन में या प्रबंध में आपका एक शब्द प्रयोग होता है, मितव्ययिता। ठीक है, मितव्ययिता शब्द का प्रयोग होता है। यानी मितव्ययी जो होता है, वो मितव्ययी मतलब जो कम से कम उपयोग करे पैसों का, संसाधनों का, और अधिक से अधिक प्रभाव उसका वो माने उत्पादन को दे या प्रोडक्टिविटी हो, तो ये कम से कम लागत, यानी मितव्ययितापूर्ण, अधिक कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके, ये उसका सार है। आगे चलते हैं हम, प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, किसी भी परिभाषा में ही उसकी विशेषताएं निहित होती हैं। अगर आप परिभाषाओं को अच्छे से करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से आपको उस चीज को समझने में उसको आसानी होती है। और अगर आप किसी भी मान लीजिए विशेषता है या किसी भी जो कूट की बात की जाती है, तो उस कूट की बात करने में जो पूछा जाता है कि 1 से 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, ऐसे जब आते हैं, अब आप कंफ्यूजिंग हो रहे हैं वहां पर, तो आप अगर परिभाषाएं अच्छे से किए हैं, परिभाषाओं को जानते हैं, तो आपको जैसे संविधान की प्रीएम्बल जैसे क्या करते हैं, जो प्रस्तावना है वो क्या करता है, कुछ साथ काम नहीं आता है, ना अधिनियम ना नियम ना जो उसके रूल्स हैं, तब वो प्रस्तावना को जो है हमारे संविधान के जो संरक्षक हैं, यानी कि सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मित्रों। तो इसी तरह से ये जो परिभाषाएं हमको कहीं न कहीं मार्गदर्शन का काम करती हैं, अगर हम मुश्किलों की स्थिति में होते हैं कोई निर्णय लें। तो उस प्रबंध की विशेषताएं और प्रकृति देखते हैं। पहला है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है, कला एवं विज्ञान
दोनों है, यानी प्रबंध एक स्किल भी है, एक दक्षता है, आर्ट है। हर कोई जो है कुशल मैनेजर या प्रबंधक नहीं होता है। तो इस तरह से, और दूसरा है विज्ञान है, यानी इसमें हम विशिष्ट रूप से उसको अध्ययन करके उसको समझ के आत्मसात करते हैं, सीखते हैं उसको। तो इस प्रकार से प्रबंध क्या है, एक कला है एवं विज्ञान दोनों है। दूसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक अवस्था, एक दशा है, दशा नहीं है, पोजीशन नहीं है। वास्तव में क्या है, एक प्रक्रिया है, कोई स्टेज नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती है, लगातार चलती है, कंटिन्यू चलती है। तीसरा है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है, एक व्यवसाय है, जिसमें जो है उसकी संबंधी कुछ दक्षताएं वो डिमांड करती है प्रबंध जो है। इसी तरह से हमने क्या कह सका, प्रबंध एक कला है और विज्ञान दोनों है। दूसरा हमने विशेषता में देखा कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। तीसरा में देखा कि प्रबंध एक पेशा भी है। अगली विशेषता हम देखते हैं, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। अच्छा, जैसे ये चौथा जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रबंध वास्तव में क्या है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। जैसे विद्यालय में जैसे प्रधानाचार्य है, वो क्या है, विद्यालय का प्रबंध का मुख्य जो कार्य है उसके ऊपर निर्भर है। बाकी उसके सहयोगी संस्था, जो सहयोगी शिक्षक और कर्मचारी, पूरे स्टाफ वो भी होंगे, परंतु उसका जो प्रमुख उत्तरदायित्व है विद्यालय में जो भी काम हो रहे हैं, या इसी तरह से विकास खंड में जो पूरे शिक्षा को लेकर जो भी काम हो रहे हैं, उसमें विकास खंड शिक्षा अधिकारी उसके प्रमुख उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो प्रबंधक के रूप में भी है, यानी प्रशासनिक व्यक्ति, हर कोई प्रशासनिक व्यक्ति वास्तव में प्रबंधक भी होता है मुख्य अच्छे से। तो उसी को कह रहा है कि प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी वह समाज की जो अपेक्षाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो प्रबंधक के दायित्व के साथ जुड़ा हुआ होता है। दूसरा अगला पॉइंट है, पांचवा जो है, प्रबंध अधिकार की एक पद्धति है। देखिए, इसी शब्द से प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंध को, यानी प्रबंधक को क्या मिले हुए हैं, एक अधिकार भी प्राप्त है, अधिकारों की एक पद्धति भी है। पद्धति का मतलब क्या है, एक चरण है, वो स्टेप बाय स्टेप एक पद सोपान बना हुआ है, एक हायरार्की है। उस हायरार्की में रहकर जो है विभिन्न कर्मचारी क्या करते हैं, आपके उस जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं मित्रों। तो इसी तरह से प्रबंध क्या है, अधिकार की एक पद्धति भी है। अगला जो पॉइंट है, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। पर सभी स्तरों का मतलब जो स्तर शस्त्रण है, जो पद सोपान है, जो हायरार्की है, कि जैसे हमने देखा इसके पहले जो हमने पढ़ा है, या आप किसी भी संगठन में देखते हैं कि सबसे पहले जिला में प्रमुख सबसे पहले कौन है, तो कलेक्टर है। उसके फिर नीचे में कौन है, अनुभाग बने हुए हैं। राजस्व की बात करें हम तो एसडीएम है। उसी तरह से हम शिक्षा विभाग को लें तो जिला का प्रमुख जो अधिकारी है वो जिला शिक्षक अधिकारी है, डीओ है। उसके नीचे फिर कौन है, विकास खंड बने हुए हैं, विकास खंड के प्रमुख कौन है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी है। इसी तरह से डीओ के सहायता करने के लिए असिस्टेंट डीओ यानी एडीओ जिसको बोला जाता है, सहायक संचालक के पद हैं। इसी तरह से विकास खंड में बीओ को सहायता देने के लिए उनको एबीओ का पद क्रिएट किया गया है, और उनके कुछ उत्तरदायित्व हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, वो उसी पे निर्भर करता है। यही बातें यहाँ पर हो रही है कि प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक सभी स्तर पर प्रबंध होनी चाहिए, तभी उसमें समन्वय होगा और कार्य के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए आसानी होगी। किसी प्रकार की कोई भ्रामक की स्थिति नहीं होगी, असुविधा की स्थिति नहीं आएगी। फिर यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी प्रत्येक संगठन में, चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान में, परिवेश में हो, सब में क्या है, यह इसकी आवश्यकता होती है, और इसकी मतलब बिना हम संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में संभव या सफल नहीं हो पाते हैं। अगला जो पॉइंट है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है। वास्तव में क्या है, प्रबंधन क्या है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की, यानी प्रबंधन में हम नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको क्या क्या अचीव करना है।
जैसे हर नीतियां का निर्धारण करते हैं, जैसे कोई योजना हम लॉन्च करते हैं तो उस योजना को कैसे क्रियान्वित करेंगे, उस योजना के पहले के पीछे कौन कौन लाभान्वित होंगे, उसकी क्या क्रियान्वयन की अधिकार क्षेत्र किनको किनको होगा, ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं। तो इसी तरह से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्रबंध क्या है, प्राप्ति है। मितव्ययिता जो हमने पढ़ा था, कम से कम लागत में अधिक कुशलतापूर्ण जो प्रभावपूर्ण आपका सफलता हम प्राप्त करते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। मितव्ययिता मैंने मात्रात्मक त्रुटि की थी, या को बड़ा किया था, इस पे आप सुधारिएगा। मितव्ययिता का तात्पर्य ये है कि मितव्ययी हो हम पैसे का, इसमें देखिएगा भौतिक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल होगा। और मितव्ययिता के तात्पर्य यहाँ पर वही होता है कि हम सभी संसाधनों को, यानी खास करके भौतिक और वित्तीय संसाधनों का कम से कम जो है हम इस्तेमाल करके अधिक प्रभावशाली पूर्ण ढंग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, उसकी बात करती है। टीम भावना देखिएगा, प्रबंधन में प्रबंधक क्या करता है, सबको उसके कार्यों को निर्धारित कर दिया रहता है। जैसे एक क्रिकेट टीम की बात करें हम, तो उसमें एक विकेट कीपर होता है, बॉलर होते हैं, बैट्समैन होते हैं, फील्डर होते हैं, यानी सबकी भूमिकाएं क्या है उसमें बंधी हुई है, सस्तरित है। बॉलर का काम है विकेट लेना, बॉलिंग करना, कम से कम रन देना, और बैट्समैन का काम क्या है, अच्छे से रन बनाना, अच्छे से बाउंड्री लगाना, अधिक से अधिक स्कोर करना, जिससे वह टीम सफल होता है। और इसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैट्समैन नहीं, या कीपर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण हैं। और सभी टीम भावना के साथ जब काम करते हैं तब वो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं मित्रों। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टीम भावना या टीम वर्क का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला पॉइंट है कार्यक्षमता में वृद्धि। अच्छा, कार्यक्षमता में वृद्धि का तात्पर्य है कि देखिएगा, जो कुशल प्रबंधक होता है वो हर अपने एम्प्लॉय या कर्मचारियों की जो स्किल्ड है, जो दक्षता है, उसको वो जानता है। वो नहीं जानता है तो उसका कर्तव्य है कि वह जाने, उसको समझे और उसके हिसाब से उनको कार्यों में नियोजित करे, जिससे उनके कार्य दक्षता में वृद्धि हो, कार्यक्षमता में वृद्धि हो। और यह कार्यक्षमता में वृद्धि कैसी होगी, धीरे धीरे होगी, अनवरत करनी है। जैसे हमने पूर्व में देखा कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है, और कोई भी प्रक्रिया एक अवस्था नहीं होती है, वो या दशा नहीं होती, स्टेज नहीं होती, वो अनवरत चलती है, चलते रहती है ना, एक बहाव में होती है। तो उसी तरह से इसमें कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अच्छा प्रबंध करने से कार्यक्षमता बढ़ता है। नियमावली, प्रत्येक प्रबंध में या मैनेजमेंट में के कुछ नियमावली होंगे, कुछ कार्यों को, कुछ उत्तरदायित्व को, कुछ जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह से पद सोपान के सांगठनिक पद संरचना का क्या होगा, आपका नियमबद्ध संस्तरण होगा। और उस नियमबद्ध संस्तरण में रहकर उनको संपादित करना होता है मित्रों। यही जो है प्रबंध का विशेषता है। इस प्रकार से हमने प्रबंध की कुल 12 विशेषताएं देखी हैं। उन 12 विशेषताओं में हम पहले एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसको पूछा जाता है। जैसे पहला है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। दूसरा प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। तीसरा प्रबंध एक पेशा है। चौथा हमने देखा है कि प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। पांचवा हमने देखा है कि प्रबंध एक अधिकार की पद्धति है। प्रबंध क्या है, एक अधिकार की पद्धति है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, किसी एक स्तर पर नहीं, सभी स्तरों पे। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है। मितव्ययितापूर्ण आपका उपयोग है, टीम भावना पर आधारित है, कार्यक्षमता में वृद्धि से इसका संबंध है, और इसके नियमावली पर आधारित है या इसके नियमावली होती है। ये प्रबंध की विशेषताएं हैं। प्रबंध के तत्व की बात करें हम मित्रों, प्रबंध के तत्व की बात करें हम, तो प्रबंध के तत्व के लिए हेनरी फेयोल
के द्वारा इस प्रकार से आपके नियंत्रण, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और आपके नियंत्रण की बात की गई है। ये जो इसके तत्व हैं, किसके तत्व हैं? प्रबंध के तत्व हैं। क्या क्या? नियोजन, प्लानिंग, प्लानिंग करना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक इसमें क्या होगा? एक ढांचा होगा। निर्देशन यानी कमांड होगा। समन्वय यानी एकोमोडेशन की बात हो रही है, या कोऑर्डिनेशन, सॉरी एकोमोडेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। इसमें समन्वित प्रयास होगा। नियंत्रण होगा यानी कंट्रोल होगा। जैसे मैंने कहा कि हायरार्की या पद सोपान बने हुए रहते हैं और इसमें उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति के पास ये अधिकार या कर्तव्य होते हैं, अथॉरिटी होती है कि वो अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करे। जैसे मान लीजिए एक रथ में 7 घोड़े हैं, 6 घोड़े हैं और 6 घोड़ों में से सबको समन्वित प्रयास से रथ जो है द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। अगर उसमें से एक घोड़ा मान लीजिए अड़ जाए तो वह क्या होगा? फिर हम उसकी गति जो है प्रभावित होगी। तो उसी तरह से जो रथ पे रथारूढ़ व्यक्ति है, या उसका कहना चाहिए जो सारथी की भूमिका में जैसे है, वो क्या करे? उसको नियंत्रित करके रखता है उन पर और उनको दिशा निर्देशित करता है, जिससे उनमें समन्वय के साथ क्या होता है? लक्ष्य की उन्मुख गतिविधियां संचालित होती है मित्रों। और लक्ष्योन्मुख गतिविधि से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो हेनरी फेयोल ने इन बातों को, इन मतलब प्रबंध के तत्वों को उन्होंने बताया है। क्या क्या बताया है आपके? तो उसमें देखते हैं 5 तत्वों के बारे में बात की है उन्होंने। नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, समन्वय है और नियंत्रण है। यानी इस तरह से देखें हम लोग तो 3 नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण की बात हो रही है, और 2 आपके संगठन, समन्वय, एक संगठन और एक समन्वय की बात उन्होंने की है। और 3 और बात की है उसमें नियोजन है, निर्देशन है और नियंत्रण की बात की है। इस प्रकार से 5 तत्वों को उन्होंने 5 बातों को क्या है? प्रबंध के तत्व बताया है। कौन? हेनरी फेयोल ने। आगे चलते हैं मित्रों। प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं? प्रबंध के कार्य की बातें करें हम लोग तो पहला उसी से वही है, सेम नियोजन, निर्देशन, वही चीजें आएंगी। तो पहला है योजना बनाना, प्लानिंग करना, यानी जो हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार से प्राप्त करें, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। उसके पश्चात है संगठन बनाना। संगठन बनाना, संगठन का तात्पर्य है ढांचा, जो कार्यकारी ढांचा है, जो पदसोपान है वो कैसे हो, किसको किस जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम तो है, पर आज क्रिकेट टीम में ओपनिंग कौन करेगा? आज नहीं, कुछ चेंज करते हैं। समय परिस्थिति के आधार से यानी आवश्यकताओं के आधार से उसकी योजना बनाई जाती है और उसके आधार से फिर कौन किस क्रम में जाएगा, क्या करेगा, बॉलिंग किस क्रम में होगी, कैसे होगी, यथा परिस्थिति के आधार से भी निर्भर करती है। तो उसी तरह से संगठन हम बनाते हैं, उनमें जो कार्य करने वालों के पदसोपान बने होते हैं उनको हम उपयोग करते हैं। तीसरा जो शब्द है समन्वय करना, यानी उन सभी लोगों में किसी प्रकार का कोई भ्रांति ना हो, कोई मतभेद ना हो, ये प्रयास करते हैं मित्रों। प्रबंधन के माध्यम से यही प्रयास किया जाता है और वो अपने अधिकार और दायित्वों को भली भांति जानते हो, यह भी प्रयास किया जाता है जिससे उनमें समन्वय हो, किसकी क्या भूमिका हो और वो द्रुत गति से फिर समन्वित होकर कार्य करते हैं। अधिकांश जो है सबसे बड़ी बाधा तो हमारी समन्वय की होती है, इसमें ईगो हर्ट वाली बातें आती हैं और फिर समन्वित प्रयास, इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम वर्क नहीं कर पाने के कारण क्या हो जाता है? प्रबंधन फेल हो जाता है और फिर संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में असफल होते हैं। तो ये प्रबंध का कार्य है कि वो समन्वित कर प्रयास करे, यानी समन्वय का काम करे। चौथा जो है प्रेरित करना। मान लीजिए कोई जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए आपने देखा है, फिल्म देखा है, बाहुबली फिल्म देखा है, और उस बाहुबली फिल्म में जैसे सेनाएं जब काल के
की सेना को देख के जो माहिष्मति की सेना वापस आने लगती है जब वो और भयभीत होने लगती है, तब वहाँ पर जो बाहुबली का जो आपका महेंद्र बाहुबली का जो स्पीच है कि क्या है मृत्यु, ये जो स्पीच है ये है क्या, यही तो मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है कि उनको वो प्रेरित करे, उनके कर्तव्य एवं दायित्वों का बोध करे और उनके अंदर जो कमजोरी या शिथिलता का भाव आ रहा है कार्य करने में, वो अपने आप को अक्षम पा रहे हैं आंतरिक रूप से, तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या है, प्रेरणा का होना, प्रेरित करना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण जो है कार्य है। इसी प्रकार है निर्देश देना, कमांड करना, कि व्यूह रचना जैसे की गई थी उसमें प्लानिंग किया गया था और उसके बाद अलग अलग उसमें आपने देखा होगा कि निर्देश ध्वनियां बजाई जाती हैं, हाथों से इशारे किए जाते हैं, उसके आधार से फिर कार्य किया जाता है, तो वो सब क्या है, निर्देश है, कमांड देने का काम हो रहा है उस पर। और सही कमांडिंग होने से क्या होता है, प्रबंध सफल होता है। नियुक्तियां करना, हम ऐसे जो स्किल्ड पर्सन हैं, ढांचा बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता तो होगी मित्रों, इसलिए आप जानते हैं कि कर्मचारी की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी क्या बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति हुई और इस प्रकार से कई वैकेंसियां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि संगठन सबके अलग अलग उद्देश्य हैं और कर्मचारियों की नियुक्ति जब होगी तो संगठन मजबूत होगा और उसको उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, उसकी योग्यता और मापदंडों के अनुसार उनकी नियुक्तियां होती हैं। ऐसे नहीं कि सबकी एक ही समान जो है योग्यता है या मापदंड है, ये अलग अलग हो सकता है। नियुक्तियां करना, फिर है अगली जो 7वां पॉइंट है नियंत्रण करना। वही जो घोड़े वाली बात मैंने कहा था कि 7 घोड़े हैं, 6 या 5 घोड़े एक रथ में, तो जो नियंत्रण वाली बात है, ये रथारूढ़ कैसे उसमें यह सारथी उसको नियंत्रित करते हुए उनको लक्ष्यों तक पहुंचाता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो नियंत्रण का तात्पर्य ये थोड़ा सा कठोर भी हो सकता है, मोटिवेशन भी हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें इसके माध्यम से जो है अधीनस्थों को नियंत्रित करते हुए उनको कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सारे प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं मित्रों। अब आगे कुछ बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको समझने में सहयोग करेगा। किसको? प्रशासन को, संगठन को, प्रबंध को, क्योंकि ये तीनों जो बात है, ये तीनों जो 3 प्रबंध आपका प्रशासन, प्रबंध व संगठन, ये तीनों रिलेटेड हैं, ये तीनों आपस से जुड़े हुए हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, कैसे है, क्या कुछ है। प्रशासन, प्रबंध और संगठन। देखिए, प्रशासन नीति का निर्माण करता है। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन नीति निर्माण करता है, यानी नीति को बनाने का काम कौन करता है? प्रशासन करता है। प्रबंध नीतियां कार्यान्वित कराता है, यानी एग्जीक्यूट कराता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ये कार्यान्वित शब्द को ध्यान रखिएगा। प्रशासन नीति निर्माण, प्रबंधन या प्रबंध कार्यान्वित कराना नीतियों का, और संगठन क्या है? नीतियां कार्यान्वित कराने के लिए उपयुक्त ढांचा प्रदान करने का काम या मूलभूत ढांचा प्रदान करने का काम कौन करता है? संगठन करता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रशासन नीति निर्माण, ये हम ले सकते हैं इसको नीति निर्माण, और प्रबंध क्या कर रहा है? कार्यान्वयन, यानी ये सीधा सीधा कार्यकारी से संबंधित है। और संगठन क्या है? संगठन वास्तव में क्या है? यह है क्या है? आपका ढांचा है। संगठन क्या है? वास्तव में क्या है? आपका
मूलभूत ढांचा है, ये ढांचा है। और ये इस तरह से तीनों आपस में रिलेटेड हैं और फिर कार्य करते हैं, और इसी को हम प्रबंध कहते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं मित्रों